जी तो फ्रेंड्स, बहुत से लोग कहते हैं कि यंग टैलेंट को प्रमोट किया जाए, इनको सपोर्ट किया जाए ताकि ये आगे टीम का हिस्सा बन सकें। और बहुत से प्लेयर जो हैं वो यंग हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता खेल कर पता चलेगा, इनको टाइम देना चाहिए। यार पहली बात तो ये है कि जो डोमेस्टिक सीज़न होता है, जो डोमेस्टिक लेवल होता है, वो होता है हर प्लेयर का सीखने का मरहला। वहाँ पर वो अपनी गलतियाँ सुधारता है, गलतियाँ ठीक करता है, उसके बाद फिर वो एक प्लेयर बन के टीम के लिए सिलेक्ट होकर आता है। लेकिन हमारे पास जो ये सारा ही उल्ट निज़ाम है, हमने प्लेयर को सिलेक्ट करने के बाद जब वो टीम में सिलेक्ट हो जाता है, उसके बाद हमने सोचना होता है कि इसे टाइम देना पड़ेगा, इसे प्लेयर बनाना पड़ेगा। और यही बात मैं कर रहा हूँ आपके जो यंग टैलेंट है मोहम्मद हारिस के बारे में। मोहम्मद हारिस को अभी काफ़ी अरसा और डोमेस्टिक लेवल खेलना होगा, तभी वो एक अच्छा प्लेयर बन सकता है। हमने मोहम्मद हारिस को रिप्लेस किया है मोहम्मद रिजवान की जगह पर, लेकिन आपने मोहम्मद हारिस का हाल देख लिया है। अगर मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान के दरमियान कंपैरिजन किया जाए तो मोहम्मद रिजवान को जो डेब्यू हुआ तो उनके बारे में आपको सब कुछ बताते हैं कि वो उन्होंने कहाँ कहाँ खेला और कैसे परफॉर्म किया। जब उनका मोहम्मद रिजवान का डेब्यू हुआ तो उन्होंने टेस्ट मैचेस का जो डेब्यू किया वो न्यूजीलैंड में डेब्यू किया। उनका पहला मैच जो था वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ था, जहां पर वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए 0 के स्कोर पर। और फिर दूसरे मैच में दूसरी इनिंग्स में 13 रन पर नॉट आउट गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 37 रन बनाए ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे, फिर 95 रन बनाए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 0 पर आउट हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 45 रन बनाए। और इन 3 टेस्ट के बाद पाकिस्तान का दौरा था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। इंग्लैंड में पहली इनिंग्स में 72 रन बनाए, दूसरी इनिंग्स में 53, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पहली इनिंग्स में 71, दूसरी में 60 और तीसरी में 61 रन, यानी कि अगली 5 इनिंग्सों में 50 प्लस स्कोर किए। और ये तमाम मैचेस इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी मुश्किल तरीन पिचों पर थे। और मोहम्मद रिजवान ने ये नहीं कहा कि वहाँ पर बाउंस ज़्यादा है या पिचेस तेज़ हैं, बॉल ज़्यादा तेज़ आ रही है। तो ये सारी बातें आपको समझाने का मकसद ये है कि प्लेयर जो होता है वो डोमेस्टिक लेवल से सीख कर आता है। टीम में आने के बाद प्लेयर के पास कोई जवाब पैदा नहीं होता कि उसे सिर्फ परफॉर्म करके दिखाना होता है अपनी टीम के लिए। और अगर ओडीआईज़ की बात करें तो बांग्लादेश में डेब्यू करते हैं मोहम्मद रिजवान, जहां पहले मैच में 67 रन, दूसरे मैच में वो नाकाम होते हैं 13 रन, तीसरे मैच में भी वो नाकाम रहे 4 रन के साथ। और फिर दौरा श्रीलंका में पहली इनिंग्स में 20 रन नॉट आउट पर, फिर उससे अगली इनिंग्स में 52 रन बनाते हैं, फिर 35 रन नॉट आउट श्रीलंका के ख़िलाफ़, और फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ उन्हें नहीं खिलाया गया। उसके बाद श्रीलंका के ख़िलाफ़ 29 रन बनाए, फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़ 75 रन स्कोर किए। तो इसके बाद बात करते हैं T20 फॉर्मेट की। T20 फॉर्मेट का जो डेब्यू होता है वो न्यूजीलैंड में होता है मोहम्मद रिजवान का, यानी कि तमाम के तमाम डेब्यू मुश्किल कंडीशंस में हुए, यानी कि अपने मुल्क में किसी फॉर्मेट का डेब्यू नहीं हुआ मोहम्मद रिजवान का। पहली इनिंग्स में 17 रन, दूसरी इनिंग्स में 22 रन, और ये कोई इतनी खासी परफॉर्मेंस नहीं थी और इतना सीरियस भी नहीं लिया जा रहा था मोहम्मद रिजवान को। फिर उन्हें ओपन खिलाया गया जिसमें उन्होंने 89 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। और फिर साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ साउथ अफ्रीका में 104 रन नॉट आउट, यानी कि अपनी पहली सेंचुरी दाग दी, और इससे उनका एतमाद बहाल हुआ। और टीम के जो रिस्पॉन्सिबल्स थे यानी हेड कोचेस वगैरह ने उन पर एतमाद किया और फिर उन्हें ओपन खिलाना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने 51 रन, फिर 42 रन, फिर 74 रन, और एक इनिंग्स में वो नाकाम रहे जिसमें वो 0 रन बनाए, और उसके बाद फिर 73 रन पर नॉट आउट रहे। और ये थी कुछ रोदात जो मोहम्मद रिजवान की थी। लेकिन मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद हारिस में काफ़ी फ़र्क है। मोहम्मद हारिस थोड़े अग्रेसिव प्लेयर हैं, लेकिन उन्हें टाइम लेकर खेलना पड़ेगा, तभी वो एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। लेकिन मोहम्मद रिजवान टीम को लेकर चलते हैं, और टीम को लेकर चलने का मतलब होता है कि बॉल को देखकर और समझकर खेलते हैं। अच्छी बॉल को वो इज़्ज़त देते हैं, और उसके बाद
वो बुरी बॉल को अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं, और यही एक अच्छे बैट्समैन का अच्छा खेल होता है। जी तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। अल्लाह हाफिज़।